गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था कि किस तरीके से एक्सरे की डिस्कवरी का प्रोसीजर चला, किस तरीके से एक्सरे प्रोड्यूस की जा सकती हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, फ्लैश एक्सरे जनरेटर के बारे में बात कर ली थी कि उसमें हीटिंग एलिमेंट का कोई यूज नहीं होता, ठीक, बेसिक एलिमेंट से। फिर इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था कि भाई गामा रेज भी रेडियोग्राफी का पार्ट है। ठीक, यदि एक्सरेज से ज्यादा हाई एनर्जी किन में है, एक्सरेज से ज्यादा हाई एनर्जी किसके पास है, गामा रेज के पास है। यदि आपने इस तरीके से इस पूरे डायग्राम को आपने देखा हो तो क्या होता है, यहाँ विजिबल लाइट, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज, विजिबल, थर्मल यहीं कहीं पे लाई करता है। फिर इसके बाद क्या, यहाँ पे इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। ठीक, इस तरीके से ढेर सारी वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इस तरीके से वेव्स का क्या होता है, लैम्डा के, ये लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम होता है, या मैं इसे कह सकता हूं कि इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है। तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होगी उतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी है। ठीक, तो गामा रेज एक्सरेज से ज्यादा एनर्जी रखती हैं, ठीक, ज्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी रखती हैं। जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं तो निश्चित तौर पे क्या होता है, ये एक्सरेज से ज्यादा बेटर काम करती हैं। किस लिए, फिल्म प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब बात हम लोगों ने देखी थी कि गामा रेज, एक तो ये कहां से, ये तो हमारा सनलाइट से, एक सोर्स क्या है, सनलाइट ही है, सनलाइट है। ठीक, ये एक सोर्स, सबसे जो नेचुरल सोर्स है, क्या है, नेचुरल सोर्स है जहां से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर तरीके का मिलता है, वो क्या है, सनलाइट है। ये कैसा है, नेचुरल सोर्स है, कैसा है, नेचर से ही मिलती है सनलाइट। और ये इसमें ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या ये हिस्सा हमारे नेचर के पास आता है, नहीं, ये हमें नीचे ऑब्टेन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ओजोन लेयर होती है बीच में, और वो क्या करती है, इन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को वहीं पे ही क्या करती है, इंटरसेप्ट करने का काम करती है, या ऊपर ही रोक देने का काम करती है। ठीक, तो एक्सरेज प्रोड्यूस करना तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग एक्सरेज प्रोड्यूस कर लेंगे। तो गामा रेज का क्या दूसरा सोर्स, जो गामा रेज का सोर्स हुआ, दूसरा सोर्स हुआ गामा रेज का कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से भी गामा रेज मिलती हैं। कहां से मिलती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। यदि मुझे अब गामा रेज, ये तो पता है कि एक्सरेज से सुपीरियर है क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनकी हाई है, तो अब मुझे चाहिए तो सनलाइट से जो जितना हर तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल सकता है, लेकिन ओजोन लेयर उसे धरती पर नहीं आने देती, उसे अर्थ तक नहीं रीच करने देती। ठीक, तो अब दूसरे सोर्स की ओर देखा जाए तो दूसरा सोर्स है मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या है मेरा दूसरा सोर्स, है मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो दूसरा सोर्स है मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यदि रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेरा दूसरा सोर्स है तो पहले हम देखते हैं कि जितने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, तो हमें कहां से मिलती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो क्या अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, और हमें गामा रेज चाहिए। तो दूसरा सोर्स तो मेरे पास यही है कि भाई मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरफ जाऊं। तो जैसे ही हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहां से निकलने वाली जो गामा रेज की एनर्जी है, ये गामा रेज की एनर्जी, ये गामा एनर्जी ऑफ गामा रेज, यहां से जो आइसोटोप से निकलेगी एनर्जी ऑफ गामा रेज कैसी होंगी, ये कांस्टेंट होने वाली। कैसी होती हैं, कांस्टेंट होती हैं और यूनिक होती हैं। यूनिक मतलब हर मटेरियल की अलग अलग होंगी। जैसे यदि मान लीजिए कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के लिए अलग होगी, यूरेनियम के लिए कुछ अलग होगी। ठीक, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि इनकी जो एनर्जी गामा रेज की मिलेगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी और यूनिक होगी। होगी कि नहीं होगी। ठीक, और यदि आप ये चाहते हैं कि इनको कंट्रोल करें तो ये कैसा है, ये नेचुरल फिनोमिना है। कैसा है, ये नेचुरल फिनोमिना है। कैसा है, नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना है तो क्या होगा,
डिके ओनली विद टाइम, डिके ओनली विद टाइम, ये आपके मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे एक तो उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है और हर मटेरियल के लिए कैसी रहने वाली है, अलग अलग रहने वाली है। दूसरा ये कैसा नेचुरल फिनोमिना है और ये कैसा करेगा, टाइम के साथ ही डिके करेगा। आपकी मर्जी के हिसाब से आप ये चाहें कि भाई जल्दी कर जाए तो नहीं होने वाला, ठीक, क्या होगा, टाइम के साथ ही डिके करेगा। क्लियर, ठीक। और क्या हो सकता है, और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि आफ्टर सम टाइम मटेरियल स्टॉप रेडियो एक्टिविटी। कुछ समय बाद ऐसा भी समय आएगा कि क्या होगा, मटेरियल अपनी रेडियो एक्टिविटी खत्म कर देगा। क्यों, क्योंकि रियल में रेडियो एक्टिविटी आ क्यों रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियस है किसी एटम का, किसी एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, इम्बैलेंस होता है। क्या होता है, इम्बैलेंस होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए लगातार क्या हो रहा होता है, रेडियो एक्टिविटी चल रही होती है, ठीक। और जब ये रेडियो एक्टिविटी चल रही होती है तो ये क्या कर रही होती है, धीरे धीरे स्टेबल एलिमेंट्स की तरफ बढ़ रही होती है, स्टेबल एलिमेंट्स की तरफ बढ़ रही होती है। और जब ये न्यूक्लियस हमारा कैसा हो जाएगा, स्टेबल एलिमेंट न्यूक्लियस बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी उस समय क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक। और क्या होता है इसमें, इनकी फिक्स हाफ लाइफ भी होती है, जो हर एक मटेरियल के लिए कैसी होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे रखते हैं, फिक्स्ड हाफ लाइफ रखते हैं, फिक्स्ड हाफ लाइफ फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो इनकी जो हाफ लाइफ है वो भी कैसी, अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग है, लेकिन कैसी है, फिक्स है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से आपको गामा एनर्जी मिल सकती है, लेकिन वो कैसी नेचर की होगी, कांस्टेंट होगी और हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। आप ये चाहें कि उसकी इंटेंसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं तो नहीं कर सकते, ठीक। ये आप ये चाहें कि हम समय से पहले आपको ज्यादा रेडिएशन मिले, वो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये अपने टाइम के साथ ही डिके होने वाला है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है। तो फिर भाई और क्या किया जाए, ये एक सोर्स हो गया, ठीक। एक्सरेज में तो हमने देख लिया कि वैक्यूम ट्यूब से हम लोग वोल्टेज को इधर उधर करेंगे, करंट को इधर उधर करेंगे, तो उनकी इंटेंसिटी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो एक सोर्स तो मेरा जो नेचुरल था, सनलाइट से मिल रहा था, ठीक। एक सोर्स कैसा था, नेचर से आ रहा था, जो सनलाइट से मिल रहा था, ठीक है। तो उसमें से तो काम मेरा बना नहीं। क्यों नहीं बना, क्योंकि भाई अधिकतर जो एनर्जी है वो क्या है, ओजोन लेयर रोक लेती है। फिर हम लोग कहाँ की ओर गए कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में देखा जाए, तो जैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात की तो वहां पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे तो, और यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की है कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो कैसी हैं, अपने आप में कांस्टेंट और यूनिक हैं, हमारी मर्जी से नहीं चलने वाली। ये कैसी हैं, नेचुरल फिनोमिना है और अपने हिसाब से चलेगा, ठीक। हम अपनी तरफ से नहीं कंट्रोल कर सकते। तो फिर हमें लेकिन क्या चाहिए, हमें रेडियोग्राफी यदि करनी है गामा रेज की मदद से, तो हमें कैसा सोर्स चाहिए होगा, हमें सोर्स चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर सकें, जब चाहे जिस इंटेंसिटी की वेव प्रोड्यूस कर सकें, ठीक। तो यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो फिर हमें कहां की ओर जाना पड़ा, हमें फिर करने पड़े मैन मेड एलिमेंट्स के बारे में सोचना पड़ा। क्या सोचना पड़ा, मैन मेड एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन क्राइटेरिया है कि अब हमें क्या करना था, रेडियो वेव्स को, जो रेडियो एक्टिव वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उनको कंट्रोल भी तो करना है। और यदि उन्हें कंट्रोल करना है तो फिर मेरी मेन जरूरत क्या आ गई कि भाई अब मुझे क्या करना है, मैन मेड मटेरियल्स की तरफ भी जाना पड़ेगा, ठीक। तो मुझे दो तरीके के सोर्स तो मिल ही गए जिनसे मैं गामा रेज गेन कर सकता हूं। एक तो मेरा कैसा है, नेचुरल सोर्स है, ठीक, नेचुरल सोर्स है। दूसरा मेरा मैं गया किस ओर, मैन मेड मटेरियल्स की तरफ, ठीक। नेचुरल सोर्स से मुझे पता चल चुका है, क्या क्या पता चल चुका है कि ये कैसा है, नेचुरल फिनोमिना है। इनका जो फिनोमिना कैसा है, नेचुरल फिनोमिना है। कैसा है, नेचुरल फिनोमिना है। और क्या होगा, हेंस कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ। आप इसको क्या नहीं कर सकते, हेंस कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ, इसको आप बंद भी नहीं कर सकते,
यदि कहीं चल रहा है तो इसे ना आप रोक सकते हैं ना इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो ये कैसा नेचुरल फिनोमिना है, इसे रोका नहीं जा सकता। ठीक, और इसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। इनकी एनर्जी लेवल कैसी होंगी, तो एनर्जी लेवल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। एनर्जी लेवल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। एनर्जी लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और यदि आप एनर्जी लेवल्स जो हर एक मटेरियल्स के लिए फिक्स है उसे आप रोक नहीं सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर निश्चित तौर पे आपकी जो रेडिएशन इंटेंसिटी है गामा रेज की, रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। गामा रेज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो आप इनकी रेडिएशन इंटेंसिटी को भी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, तो और क्या हो सकता है, इनकी सर्विस लाइफ भी कैसी है, लिमिटेड है। क्यों, कुछ समय बाद कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो लिमिटेड सर्विस लाइफ होती है। ठीक, तो कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे और फिर क्या हो जाएंगे, एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्या हो सकता है, फिर बात करें तो कॉस्ट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो कॉस्ट होती है वो कैसी है, हाई है। क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसमें यूज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं यूज। और जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में चेन रिएक्शंस के लिए यूज होते हैं, पावर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, तो फिर इनकी कॉस्ट कैसी होगी, हाई होगी। दूसरी चीज, डायमेंशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नो डायमेंशनल फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब क्या है कि मुझे पता है कि जिस तरीके के शेप की हम लोग, यदि हमें किसी तरीके एक फिक्स अमाउंट चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए होगा मुझे हर बार एक फिक्स रेडिएशन के लिए। फिक्स रेडिएशन के लिए आपको एक फिक्स अमाउंट चाहिए, और यदि फिक्स्ड अमाउंट चाहिए मैटर का उस इंटेंसिटी को गेन करने के लिए, तो मैं मटेरियल की डायमेंशन से भी चेंज नहीं कर सकता कि भाई थोड़ा मटेरियल लेकर के उसको डिजाइन कर लूंगा, मुझे उतना मटेरियल चाहिए ही होगा। ठीक, तो ये भी एक प्रॉब्लम इसमें दिखाई देती है। और यदि एग्जांपल्स की बात करें तो भाई इसमें कौन कौन से आते हैं, रेडियम एंड थोरियम। ठीक, अब यदि इस तरीके से हमें ये इतनी कमियां पता चल गई नेचुरल फिनोमिना में, तो हमारा मेन टारगेट क्या हुआ कि भाई हमें यदि गामा रेज को यूज करना है रेडियोग्राफी के लिए, तो मुझे मैन मेड मटेरियल्स की तरफ जाना पड़ेगा। और यदि मैं मैन मेड मटेरियल की तरफ जाना चाहता हूं तो निश्चित तौर पे फिर मुझे क्या करना होगा, कहां पे ये रेडियो एक्टिव फिनोमिना यूज कहां पे हो रहा है, निश्चित तौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहां पे, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इन न्यूक्लियर reactor if be absorbed any extra neutron in any material, in any radioactive material, then gamma rays can be obtained। तो एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि यदि मुझे मैन मेड मटेरियल चाहिए तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में इनबैलेंस करना पड़ेगा, तभी रियल में रेडियो एक्टिविटी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कैसे इम्बैलेंस फॉर्म में है, तो तभी रेडियो एक्टिव। तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो न्यूक्लियस रिएक्टर में है, जो हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उनको मैं क्या कर दूं, यदि मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन उनके अंदर डाले, तो निश्चित तौर पे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और गामा रेज कैसी हो जाएंगी, ऑब्टेन्ड हो जाएंगी। ठीक, अब यदि गामा रेज ऑब्टेन्ड कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक, क्लियर है। तो एक तरीका तो ये सूझ गया कि भाई मैन मेड मटेरियल बनाना है तो आपको न्यूट्रॉन का इम्बैलेंस प्रोवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो यदि इस तरीके से आप गामा रेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किस पे डिपेंड करने लगी आपकी इंटेंसिटी, न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स आप उसके अंदर अटैक कराने वाले हैं उस पर डिपेंड करेगी आपकी रेडिएशन इंटेंसिटी। तो निश्चित तौर पे यहां से आप क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड।
कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड। एंड यहां पे और क्या हो सकता है, बी कैन कंट्रोल, बी कैन कंट्रोल दी रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना, रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना हेयर। मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इस फिनोमिना को कंट्रोल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो हम अब क्या करने आने वाले हैं, हम न्यूट्रॉन को इंसर्ट करा रहे हैं। तो यदि न्यूट्रॉन नहीं देंगे तो रेडियो एक्टिव फिनोमिना भी कैसा हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं वैरायटी ऑफ रेडिएशन भी गेन कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं डायमेंशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी गेन कर सकता हूँ। कम मटेरियल लेकर के भी उसके अंदर यदि मैंने ढेर सारे न्यूट्रॉन डाल दिए तो भी वो मटेरियल इम्बैलेंस हो जाएगा, और न्यूक्लियस में इम्बैलेंस होते ही गामा रेज का रेडिएशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो जो मुझे यहाँ एक फिक्स अमाउंट मैटर चाहिए था, अब मुझे यहाँ पे वो नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा मटेरियल भी लेकर के ढेर सारे क्या कर दूंगा, न्यूट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करा दूंगा, और जैसे ही ये न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब होंगे न्यूक्लियस में, क्या होगा, मटेरियल जो न्यूक्लियस है वो मेरा इम्बैलेंस फॉर्म में आएगा, और जैसे ही इम्बैलेंस फॉर्म में आएगा क्या हो जाएगा, तुरंत मेरा क्या हो जाएगा, गामा रेज का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो अब मुझे मटेरियल की भी लिमिटेशन नहीं, यानी डायमेंशंस की भी किसी भी तरीके की लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें कोबाल्ट 60, ठीक, कोबाल्ट 60 सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक, फिर इसके बाद सीजियम है, ठीक, क्या है, सीजियम है, ठीक, सीजियम 137 आइसोटोप्स होते हैं। क्या है ये, एक तरीके के आइसोटोप्स है जो पहले से ही इम्बैलेंस फॉर्म में होते हैं, और यदि इनमें क्या होता है कि आसानी से स्टेबल एलिमेंट्स, यदि स्टेबल मॉलिक्यूल्स है तो वो स्टेबल तो ऑलरेडी है, फिर उसको क्या जरूरत है रेडियो एक्टिविटी करने की। तो ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनमें कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होती है, तो उसी को यूटिलाइज करते हैं हम लोग, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कराते हैं, तो हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो घटा बढ़ा लेते हैं हम लोग अपने हिसाब से। क्लियर, इरिडियम है आपका, ठीक, इरिडियम है, फिर इट्रियम इसी में आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ढेर सारे आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो हम लोगों ने कितने, एक तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स ये जो गामा रेडिएशन का है, एक तो हमारा क्या सनलाइट है, लेकिन सनलाइट को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो ओजोन लेयर वहीं पे ही रोक लेती है। दूसरा बना न्यूट्रल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हुए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हमने देख ली। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैन मेड मटेरियल यदि बनाते हैं तो फिर हमारा काम हो सकता है। ठीक, इस तरीके से वैरायटी ऑफ सोर्सेस मुझे मिल गए। ठीक है, जब वैरायटी ऑफ सोर्सेस अब मिल गए हैं, ठीक, अब यदि इन वैरायटी ऑफ सोर्सेस को मैं क्या करूं, यूटिलाइज कर सकता हूं अपने किसमें, रेडियोग्राफी में। क्लियर, अब बात करते हैं कि ये एक्सरेज से कैसे सुपीरियर है, एक्सरेज की तुलना में इनका क्या कैसा रोल है उसके बारे में बात। ठीक है, तो हम लोगों ने किसकी बात कर ली, सोर्सेस की बात कर ली। अब हमारा ये क्या है कि क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ गामा रेज ओवर एक्स रेज। यदि मैं गामा रेज की तरफ बात कर रहा हूं तो एक्स रेज की कंपैरिजन में किस तरीके से उनके एडवांटेज मिलने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर, तो सबसे पहला मुझे पता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है गामा रेज की कंपैरिजन में, तो निश्चित तौर पे इनकी जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी हाई, हेंस पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेज हायर देन एक्स रेज। कैसी है, हायर देन एक्स रेज। क्लियर, फ्रीक्वेंसी कैसी है इनकी, हाई है एक्स रेज से। यदि फ्रीक्वेंसी हाई है तो निश्चित तौर पे क्या होने वाला है, इनकी जो पेनेट्रेटिंग पावर है, मटेरियल को पार करने की कैपेसिटी है, वो कैसी होने वाली है, एक्स रेज से ज्यादा हाई होती है। दूसरा, इनकी स्कैटरिंग कैसी, स्कैटरिंग इज लेस देन एक्स रेज। स्कैटरिंग कैसी होती है, लेस देन एक्स रेज होती है। क्यों, क्योंकि ये तो है ही न्यूक्लियर फिनोमिना, ये न्यूक्लियर फिनोमिना से आने वाली ही गैस रेज हैं,
तो इनकी जो स्कैटरिंग है, जो इनका न्यूक्लियस के साथ जब टकराना होगा, एटम्स के साथ टकराना होगा, तो वहां पे स्कैटरिंग फिनोमिना कम होता है। अभी ये स्कैटरिंग के कौन कौन से मोड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस किस तरीके से स्कैटरिंग होती है हमारी एक्सरेज के साथ, ठीक। और गामा रेज क्या है, न्यूक्लियर फिनोमिना ही है। इस वजह से क्या होता है, इनकी स्कैटरिंग एक्स रेज की कंपेरिजन में बहुत कम होती है, ठीक है। तीसरी चीज, आफ्टर सम डिस्टेंस गामा रेज क्या हो जाती है, डिकेज इटसेल्फ बाय लूजिंग इट्स एनर्जी। जो गामा रेज निकलती हैं कुछ समय बाद क्या हो जाती है, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद क्या हो जाती हैं, अपनी एनर्जी को लॉस करके क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक। लेकिन वही एक्स रेज क्या है, बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी का लॉस बहुत धीमे धीमे होता है, क्लियर। ये अपनी एनर्जी धीरे धीरे ही कंज्यूम होती है, स्कैटरिंग होती है, ठीक, स्कैटरिंग ज्यादा होती है, लेकिन ये इनका एनर्जी का जो लॉस है वो बहुत धीमा होता है, ठीक है, एक्स रेज का। तो ये लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, ये अपने आप को डिके कर लेती हैं कुछ समय बाद, अपनी एनर्जी को लूज कर जाती है, ठीक, कुछ डिस्टेंस के बाद, ठीक है, क्लियर। अब यदि इंटेंसिटी हाई है, गामा रेज की मुझे पता है पेनिट्रेटिंग पावर हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है, स्कैटरिंग लेस है, तो निश्चित तौर पे गामा रेज किस लिए होती है, गामा रेज इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन while X-rays are used for medical purposes, क्लियर। और क्या हो सकता है, इनकी जो रेडियोग्राफी सेंसिटिविटी है गामा रेज की, और एक रीजन ही है इंडस्ट्रियल में इसे यूज करने का, कि जो रेडियोग्राफिक सेंसिटिविटी की बात करें, यानी हमारी जो प्लेट है, जो फिल्म है, उसको काला करने की, उसमें जो फिगर जनरेट करने की कैपेसिटी है, रेडियोग्राफिक सेंसिटिविटी ऑफ गामा रेज इज हायर देन एक्स रेज। तो एक्स रेज की कंपैरिजन में क्या होती है, इनकी रेडियोग्राफिक सेंसिटिविटी कैसी होती है, हाई होती है, क्लियर। और जो सोर्सेस हैं, यदि बात की जाए, सोर्सेस ऑफ गामा रेज आर चीप, ठीक है। सोर्सेस चीप जरूर दिख रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ न्यूट्रॉन लगाना है और गामा रेज ऑब्टेन हो जानी है, लेकिन ये अनअटेबल सोर्सेस हैं, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर पे आप नहीं पहुंच सकते, ठीक। तो आपको न्यूक्लियर रिएक्टर से यदि गामा रेज चाहिए तो वहां से आप नहीं गेन कर सकते, ठीक। सोर्सेस सस्ते हैं, नेचुरल सोर्सेस जो हैं वो कैसे हैं, सस्ते हैं, ठीक। लेकिन जो मैन मेड सोर्सेस हैं वो कैसे हैं, थोड़े से कैसे हैं, टिपिकल हैं। तो सोर्सेस ऑफ गामा रेज चीप क्यों है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यदि मैं कांस्टेंट एनर्जी गेन करना चाहता हूं तो ऐसे सोर्सेस कैसे हैं, नेचुरल सोर्सेस इसके चीप कहते हैं, ठीक है, कैसे हैं, चीप है। और यदि नेचुरल सोर्सेस के साथ यदि मैं यूज करने जा रहा हूं अपनी गामा रेज को, तो इसके जो इक्विपमेंट होंगे वो कैसे होंगे, इक्विपमेंट ऑफ गामा रेज क्या होने वाले हैं, इक्विपमेंट ऑफ गामा रेज कैसे होंगे, पोर्टेबल और सेफ होंगे, क्योंकि ये कैसे हों, जो नेचर से निकल रही है रेडिएशन, ठीक, वो कैसा रेडिएशन होता है, जनरली सेफ होता है हमारे लिए, ठीक है। नेचर से जो रेडिएशन निकल रहा होता है वो हार्ड नहीं होता है, ठीक, क्लियर। इसीलिए इसके जो इक्विपमेंट होते हैं यदि नेचुरल एलिमेंट्स के साथ यूज किए जा रहे हैं तो सेफ की कैटेगरी में रहते हैं। तो ये लगभग क्या है, मेरी एक्स रेज की क्या होती है, गामा रेज के ऊपर एडवांटेजेस हैं कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है, स्कैटरिंग लेस होती है, इसी जब रेडियो एक्टिव सेंसिटिविटी हाई होती है तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इनका यूज किया जाता है, जबकि मेडिकल पर्पजेस के लिए गामा एक्स रेज का यूज किया जाता है, क्लियर। इस तरीके से जो क्या है, ये मेरे एडवांटेजेस हैं किसके, गामा रेज के एक्स रेज के ऊपर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई इतनी सारी बातें हो गई, हमने अभी गामा रेज प्रोड्यूस तो की नहीं है, ठीक।
यदि गामा रेज प्रोडक्शन की बात नहीं की तो उसका इक्विपमेंट भी तो होना चाहिए कुछ। तो भाई अब इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कि भाई गामा रेज ठीक है, इतनी सारी बात कर ली, तो कौन सा किस तरीके से प्रोड्यूस की जाएंगी, उनके इक्विपमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होती है एक शील्ड। क्या होती है? शील्ड। ये शील्ड बनाई जाती है यूरेनियम की, किसकी? यूरेनियम की, ठीक। एक शील्ड होती है यूरेनियम की। इसका काम क्या है? इसका काम है एक तो रेडियो एक्टिविटी को क्या करना, शील्ड करके रखना, ठीक है। क्या काम है इसका? ये रेडिएशन शील्डिंग का काम करेगा। क्या करेगा? यूरेनियम का यूज करते हैं, एक तो ये रेडिएशन शील्डिंग का काम करेगा। दूसरा, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी यूरेनियम 92-235 में, यदि आपने एक न्यूट्रॉन की बमबारी की तो क्या होने वाला है? ये शायद बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा और साथ में आपको मिलने वाले हैं 3 न्यूट्रॉन, ठीक। ये आपको मिलने वाले हैं। ये रिएक्शन आपने बेसिकली कई बार किसमें पढ़ा है? न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फिजन में पढ़ा है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में आपने देखा होगा। और आपको चाहिए क्या? न्यूट्रॉन ही तो चाहिए। आपको क्या चाहिए? ये न्यूट्रॉन ही तो चाहिए आपको। किसके लिए? आपकी रिएक्शन को यूटिलाइज करने के लिए, आपकी रिएक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए ये न्यूट्रॉन चाहिए, ठीक। तो इसके बाद क्या होती है? यहां पे एक शील्ड होती है जो यूरेनियम की बनी होती है, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके अंदर एक एस ट्यूब होती है। क्या होती है? एक एस शेप की ट्यूब इस तरीके से होती है। एस ट्यूब क्या? यानी स्टेनलेस स्टील ट्यूब, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें आपके मान लीजिए जो भी स्टेनलेस स्टील के कैप्सूल के फॉर्म में यहां पे रखे होते हैं, इस एस ट्यूब में हमारे पास होते हैं क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे कोबाल्ट 16 या कुछ, ठीक, जैसे कोबाल्ट 16, ठीक। इस तरीके के रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहां पे रखे होते हैं, ठीक। और ये यूरेनियम से क्या होता है? न्यूट्रॉन का जनरेशन करता है। एक तो ये रेडिएशन शील्डिंग में प्रोवाइड करेगा, दूसरा न्यूट्रॉन जनरेशन का भी काम करता है। न्यूट्रॉन जनरेशन, अब यदि न्यूट्रॉन जनरेट होंगे यहां से तो निश्चित तौर पे क्या होगा? यहां पे इंटरनली गामा रेज प्रोड्यूस करेगा, और यहां पे गामा रेज जब प्रोड्यूस होंगी तो इन्हें किसी भी उसमें से एक विंडो के थ्रू गामा रेज को बाहर ले लिया जाता है, ठीक है, क्लियर। और उनको यूज कर लिया जाता है, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अदर एक्सेसरीज यूज होती हैं, जैसे आपकी फिल्म होगी, फिल्म कैसेट्स, जहां पे आपको क्या इमेज बनानी है उसकी जरूरत पड़ेगी आपको, क्लियर। लेड स्क्रीन लगाई जाती हैं। लेड स्क्रीन किस लिए होती हैं? कि कहीं से भी आपका जो रेडियो एक्टिव जो यहाँ से रेडिएशन है वो लीकेज ना हो। तो रेडियो जो लेड स्क्रीन होती हैं वो क्या करती हैं? इस रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, ठीक। लेड स्क्रीन होती हैं। फिर इसके बाद पेनेट्रामीटर्स होते हैं। ये पेनेट्रामीटर्स ये सिंपली क्या है? एक तरीके की इमेज क्वालिटी इंडिकेटर होते हैं। इमेज क्वालिटी इंडिकेटर सिंपली, ठीक। इमेज क्वालिटी इंडिकेटर का मतलब सिंपली कि किस समय कौन सी इमेज किस कॉन्ट्रास्ट में प्रोड्यूस हो रही है, इसको कंपेयर करने के लिए होते हैं, ठीक। ये सारी एक्सेसरीज हैं, क्लियर। कॉलीमेटर होता है। कॉलीमेटर क्या करता है? जो हमारे पास यहां से भी गामा रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो एक यदि कॉलीमीटर यहाँ पे लगा दिया जाएगा तो इसका काम होगा कि आपकी जो बीम निकल, जो ये क्या है, जो ये सारी गामा रेज है इनको बीम का शेप प्रोवाइड करना, बीम शेप प्रोवाइड करने का काम करता है कॉलीमीटर, ठीक, क्लियर। इस तरीके से क्या है, ढेर सारी एक्सेसरीज भी आप लोग इसके साथ यूज करते हैं। लेकिन मेन एलिमेंट यदि बात की जाए तो आपका एक यूरेनियम है जो कि शील्ड का काम करता है। क्या है? ये एक शील्डिंग प्रोवाइड करता है, ठीक। दूसरी एक स्टेनलेस स्टील एस ट्यूब होती है, ठीक। उसमें क्या होता है? हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रखे होते हैं जहां से गामा रेज निकलती हैं ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं कि यदि हम लोगों ने गामा रेज प्रोड्यूस कर ली, गामा रेज के बारे में जितनी हो सकती थी हम लोगों ने उसके सोर्सेस चेक कर लिए, कहां से मैन मेड सोर्सेस देख लिए, नेचुरल सोर्सेस के बारे में भी देख लिया कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक। और इसके बाद ये भी देख लिया कि सन से आने वाला है रेडिएशन,
ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन निकल रहा है उसका नेचर कैसा होता है, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों में यदि सन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बात की जाए तो उसमें क्या सिर्फ यही गामा रेज और एक्स रेज होती है? नहीं, उसमें अदर रेडिएशंस भी होते हैं। ठीक, तो उन रेडिएशंस के लिए बात करते हैं। ठीक, तो यदि अदर रेडिएशंस की बात की जाए तो वहां पे बात करते हैं कि मेरे पास मान लीजिए, क्लियर, तो यहाँ पे विजिबल लाइट भी आती है। विजिबल लाइट के बाद यहाँ पे थर्मल रेडिएशन भी होता है। थर्मल के बाद यहाँ पे क्या होती हैं आपकी गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं। ठीक, इस तरीके से ढेर सारी रेज होती हैं। यहीं पे इसी तरीके से यहाँ इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, माइक्रोवेव रेडिएशन होता है, रेडियो रेडिएशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो इधर ये जो क्रम दिखाई दे रहा है आपको पूरा, इस तरफ यदि आप बढ़ते हैं तो यहाँ की ओर लैम्डा इंक्रीज करता है। इस ओर यदि आप जाते जाएंगे जिस तरीके से, तो लैम्डा बढ़ता चला जाएगा, यानी वेवलेंथ इंक्रीज करती जाएगी। वहीं पे यदि इधर की ओर आ रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाती है। तो जितनी ज्यादा ये लैम्डा जितना लो होगा, ये लैम्डा किसी भी इतनी रेंज में बात की जाए तो जिस लैम्डा जितना ज्यादा कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा हाई होने वाली है। यहां से क्लियरली दिख रहा है कि इधर जाने पे लैम्डा बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब फ्रीक्वेंसी घट रही है। इधर जाने फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी इधर जाने पर लैम्डा घट रहा है। तो जितना कम लैम्डा होने वाला है उतनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है और उतना ही हार्ड रेडिएशन होने वाला है। क्या है? हार्ड रेडिएशन होने वाला है। ठीक, या फिर इसी को आयोनाइज्ड रेडिएशन कहा जाता है। यानी इस रेडिएशन में इतनी एनर्जी होती है कि ये रेडिएशन, आयोनाइज्ड रेडिएशन यदि किसी मेटल के ऊपर पड़ेगा, किसी मटेरियल के ऊपर पड़ेगा, तो उससे क्या करता है? उसको चार्ज कर सकता है। क्या कर सकता है? चार्ज कर देता है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा देता है। क्या कराता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्शन टेक्स प्लेस करता है। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन टेक्स प्लेस करते हैं। तो यदि ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराता है, आयोनाइज्ड रेडिएशन है, हार्ड रेडिएशन है, तो ये कई तरीके के चेंज करता है। हमारी स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है, इसको स्किन को भी अफेक्ट करता है, हमारी हेरिडिटरी को भी क्या करता है? अफेक्ट कर देता है। हमारे ब्लड को भी क्या कर सकता है? अफेक्ट करता है। ब्लड में भी क्या हो सकता है? मिक्स हो सकता है। ठीक, तो ये हार्ड रेडिएशन होंगे। इधर की ओर जितने रेडिएशन है कैसे हैं? हार्ड रेडिएशन है। वहीं इधर की ओर यदि जाए जहां पे लैम्डा इंक्रीज करता जा रहा है, यानी विजुअल लाइट से इधर की ओर चलते हैं, ठीक, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, लैम्डा इंक्रीज करता जाएगा और ये कैसा होता जाएगा? सॉफ्ट रेडिएशन होगा, जो किसी भी तरीके से हमें क्या होने वाला है? हार्म नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक, सब सिंपली क्या करता है? सिंपली प्रोड्यूसेस थर्मल एंड सिंपली प्रोड्यूसेस थर्मल एनर्जी। सिंपली प्रोड्यूसेस थर्मल एनर्जी। ये ऐसे रेडिएशन होते हैं जो सिंपली क्या करते हैं? थर्मल, यानी आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करने वाले हैं। यानी यदि इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें तो ये कैसा है? थर्मल। माइक्रोवेव रेडिएशन की बात करें तो आप लोग खाना ही पकाते हैं इससे। तो ये जैसे जैसे आप इधर जाते जाएंगे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और यदि पूरे सन रेडिएशन से बात करें, यदि ये मेरी अर्थ है और सन से यहाँ पे यदि रेडिएशन 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो उसमें लगभग 527 वाट जो रेडिएशन होता है वो क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। यानी मोर देन 50% जो रेडिएशन होता है वो कैसा होता है? इंफ्रारेड होता है। कैसा होता है? इंफ्रारेड, जो सिंपली क्या? थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक, माइक्रोवेव रेडिएशन होते हैं जो केवल टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करने वाले हैं। क्लियर? तो ये कैसे हैं? सॉफ्ट रेडिएशन है। नो हार्मफुल इफेक्ट, इनका क्या होता है? नो हार्मफुल इफेक्ट। नो हार्मफुल इफेक्ट। ये कैसे हैं? नन आयोनाइज्ड रेडिएशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नन आयोनाइज्ड रेडिएशन। यानी अभी हम लोगों ने जो दो एक्स रेज और गामा रेज की बात की, उसमें क्या है? वो ऐसे रेडिएशन हैं जो सिंपली क्या कर रहे हैं? हमारे मटेरियल को आयोनाइज भी करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स को भी चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं इस नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें आप लोग नाम तो जैसे देख ही चुके हैं कि भाई इसमें कौन कौन सा आएगा, आपका विजुअल रेडिएशन आ जाएगा, ठीक है, और इंफ्रारेड रेडिएशन आने वाला है, माइक्रोवेव रेडिएशन आने वाला है, रेडियो रेडिएशन आने वाला है। तो इनके क्या यूजेज होते हैं, इनकी वेवलेंथ क्या रेंज है, उस तरीके से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन में बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, विजुअल रेडिएशन की बात कर लेते हैं। तो विजुअल रेडिएशन की यदि बात करते हैं तो ये रेडिएशन कैसा है, ये ऐसा रेडिएशन है जिसकी वजह से हमें क्या होती हैं, चीजें दिखती हैं। ठीक, और इसकी यदि बात की जाए लैम्डा की तो ये सिंपली 400 से 750 नैनोमीटर्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, देखने का काम करेगा। वही इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें तो मैंने बताया ही अभी कि यदि 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर यदि सन रेडिएशन आता है अर्थ पर, तो उसका क्या होता है, मोर देन 50%, यानी अप्रॉक्स 527 वॉट क्या होता है, वो रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। कैसा होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। और इनकी जो वेवलेंथ वेरी करती है वो 0.7 से लगभग 300 मिलीमीटर्स माइक्रोमीटर्स तक वेरी कर जाती है। कहां तक, 0.7 से 300 माइक्रोमीटर्स तक वेरी करती है। ठीक है, क्लियर। इंफ्रारेड कैमराज भी बनाए गए हैं कि हम लोग अंधेरे में देख सकें, क्लियर। फिर इसके बाद बात करते हैं माइक्रोवेव्स की, जिसके ये वो वेव्स होती हैं जो आप घर पे खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। ठीक, इनकी जो वेवलेंथ है वो 1 mm से कितनी, 1 mm से लेकर के 1 मीटर तक होती है। कितनी, 1 मीटर तक। जैसे जैसे आपकी देखिए वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, यानी एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो निश्चित तौर पे क्या होने वाला है, माइक्रोवेव्स किस लिए, घर में खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। फिर इसके बाद रेडियो वेव्स की बात करें तो जितने भी आपके कम्युनिकेशंस होते हैं वो क्या होती हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू होती हैं। ये क्या होती हैं, ये मोर देन 1 मीटर की होती हैं, मोर देन 1 मीटर, क्लियर। और क्या होने वाला है, जो ये मोबाइल कम्युनिकेशंस होते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशंस, ठीक, या जितने भी हमारे सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट के कम्युनिकेशन, ये सब किसके वजह से होते हैं, हमारे इन्हीं की वजह से होते हैं। क्लियर। इसके अलावा और भी यहाँ पे वेरी लो फ्रीक्वेंसी भी होती है। ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो होती हैं, मान ये कितनी वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी जिनकी सिर्फ ये 3 to 30 किलोहर्ट्ज की। ठीक, जरा यहाँ पे गौर कर लीजिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो माइक्रोवेव हैं इनकी जो लैम्डा है यदि इतनी है तो भी इनकी फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर के कितनी होती है, 300 गीगाहर्ट्ज तक लगभग होती है। गीगाहर्ट्ज यानी 10⁻⁹ के आसपास फ्रीक्वेंसी चल रही है। और यहाँ पे ये 10⁻³ यानी इतनी लो फ्रीक्वेंसी जब हो जाती है तो ये यूज होती है हमारे रेडियो नेविगेशन, यानी नेविगेशन मतलब क्या, जो हमारे समुद्री वार्तालाप होते हैं। ठीक, सी टॉक्स के ऊपर। ठीक, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके की वेरी लो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उनकी बात करते हैं। और विजुअल के बीच में यहाँ कहीं पे भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन आकर करता है। ये थर्मल रेडिएशन भी यहीं पे आता है। ठीक, जिसमें आप यदि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हमें रेड कलर दिखाई देता है, जैसे कभी आप क्या करते हैं, रॉड को गर्म कर रहे होते हैं, वो कैसी हो जाती है, गर्म करते हैं रेड हो जाती है, तो ये थर्मल रेडिएशन कहाँ पे लाई करता है, इसी विजुअल रेडिएशन के कुछ पहले लाई करता है। ठीक है, इसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक, ये कैसा होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसी तरीके से इसमें क्या होती जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, या इसका क्या बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, जिस हिसाब से आपका टेम्परेचर होगा। क्लियर। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करती है इसका मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। इस तरीके से ये क्या है, मेरे पास ढेर सारे नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन है। ये सारे के सारे जितने ये रेडिएशन है इधर की ओर, ये क्या कहलाते हैं, नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन।
ठीक, इनमें किसी भी तरीके से मटेरियल को आयोनाइज करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, इसलिए कैसे होते हैं, हार्मलेस होते हैं, सिंपली क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद जो रेडिएशन शुरू होता है वो कैसा होता है, आयोनाइज हो जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी हाई होती है, और ये मटेरियल को क्या करते हैं, आयोनाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अब कि किस तरीके से हमारी जो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, प्रोड्यूस होती हैं, वो किस तरीके से एनर्जी का लॉस करेंगे, किस तरीके से स्कैटरिंग होगी उनमें, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक रखते हैं। ठीक है।